हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे मैक्स वर्दाइमर का सिद्धांत या फिर कहें कोहलर का सिद्धांत। यहाँ पे नाम अलग अलग आएगा, यानी कि मैक्स वर्दाइमर जी होते हैं, कोहलर जी होते हैं, या फिर कोफा की बात करें तो इन सब के सिद्धांत का नाम एक ही है, यानी कि इनके सिद्धांत का नाम एक है, लेकिन जो प्रतिपादक हैं प्रतिपादक के नाम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन सिद्धांत जो है एक ही है। जैसे कि अधिगम के आप सिद्धांत पढ़ते हो तो अधिगम के सिद्धांत में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक जी की बात करें, स्किनर की बात करें, कोहलबर की बात करें, ये सब अधिगम के सिद्धांत में आते हैं। तो जो इनके सिद्धांत होता है ना, उस सिद्धांत के प्रतिपादक कोई एक ही होते हैं, लेकिन जो आज के हम यहाँ पे सिद्धांत पढ़ने वाले हैं तो उस सिद्धांत के अगर हम प्रतिपादक के नाम बताएं तो प्रतिपादक के नाम आपको 2-3 याद करना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोहलबर के सिद्धांत या फिर कहें मैक्स वर्दाइमर का सिद्धांत। तो आइए चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फिगर के साथ, तो क्लास में बने रहिएगा। पहले हम जान लेते हैं कि इनके सिद्धांत का नाम क्या होता है, यानी कि हमने भी पीछे आपको बताया कोहलर का सिद्धांत आपको पढ़ाएंगे, मैक्स वर्दाइमर का सिद्धांत। तो ये अलग अलग सिद्धांत नहीं होते हैं, बस एक ही सिद्धांत है, बस एक ही लोग क्या किए, यानी कि एक सिद्धांत में ये 2-3 लोग कार्य किए हैं। तो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत क्या होता है, कोहलर के सिद्धांत का नाम कहें या फिर कहें वर्दाइमर के सिद्धांत का नाम कहें या फिर क्या कहें कोफा के सिद्धांत का नाम। ठीक है, तो गेस्टाल्टवाद इनके सिद्धांत का नाम होता है, या फिर कहें अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है कि कोहलबर का सिद्धांत यानी कोहलर के सिद्धांत का नाम क्या होता है या फिर वर्दाइमर के सिद्धांत का क्या नाम होता है। तो याद रखे रहना, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कहे या फिर कहे अंतर्दृष्टि सिद्धांत। लेकिन ये जो यहाँ पे हमने सिद्धांत का नाम लिखा नहीं, गेस्टाल्टवाद या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, तो ये मेन होते हैं, यानी कि यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन जो हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिख रखा है, ये भी नाम होते हैं, कौन से, गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत के नाम हैं। तो नाम भी याद रखे रहना, क्योंकि नाम से भी तो कंफ्यूजन हो जाती है, तो इनके नाम को पहले पढ़ लेते हैं। तो गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या फिर कहें कोहलर के सूझ का सिद्धांत, या फिर कहें समग्रवाद का सिद्धांत। अगला यहाँ पे है गेस्टाल्ट का सिद्धांत, फिर अगला है कोहलर का सिद्धांत, पूर्णाकारवाद का सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, या फिर कहे सहचरवाद का सिद्धांत, और लास्ट में क्या है, संपूर्णवाद का सिद्धांत। यानी कि जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है, जितने भी हमने यहाँ पे चर्चा किया, तो ये सब क्या है, ये सब गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत का नाम है। ठीक है, यानी कि ये अलग कोई सिद्धांत नहीं है, ये बस इसी का नाम है, ये सिर्फ। लेकिन आपको यहाँ पे ये ज्यादा याद रखे रहना, यानी कि गेस्टाल्टवाद से ही क्वेश्चन आएगा कि गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत का नाम, यानी कि गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आप बता सकते हो कोहलर बता सकते हो, या फिर ऑप्शन के हिसाब से आप कोफा या फिर कोहलर या फिर वर्दाइमर लगा सकते हो। तो आगे चलते हैं। अभी तक हमने आपको सिद्धांत के नाम बताया है और सिद्धांत के जो नाम होते हैं उसको हमने बताया है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने लिख रखा है कोहलर का सूझ का सिद्धांत, यानी जो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कहें या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत करें, तो उसके सिद्धांत में ज्यादा नाम किसका आएगा, कोहलर का आएगा। कोहलर का क्यों आएगा, क्योंकि कोहलर ने ही जो इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, यानी कि अपना इसमें प्रयोग किया। यानी कि साथी तो 3 थे, लेकिन काम किसी ने एक ही किया, यानी कि कोहलर ने ही क्या किया था, इस सिद्धांत का कर्ता धर्ता या फिर यह कह सकते हैं कि सिद्धांत का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। सीखने की सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवाद के मनोवैज्ञानिक वर्दाइमर, कोहलर और कोफा ने किया। वही हमने बात किया कि इस सिद्धांत के नाम कितने आते हैं, तो 3 आते हैं, वर्दाइमर जी आते हैं, कोहलर जी आते हैं और कोफा जी आते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि गेस्टाल्टवाद का प्रतिपादक कौन है, अगर कोफा ऑप्शन में है तो कोफा लगा सकते हो, अगर कोहलर ऑप्शन में है तो कोहलर, वर्दाइमर जी हैं तो वर्दाइमर को उस ऑप्शन के हिसाब से रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों एक ही में हो, अगर तीनों एक में रहेगा तो ऊपर सभी आएगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया हो। अगला हम बात करते हैं सूझ के सिद्धांत की, इसको मिटा देते हैं कि अवयवी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वर्दाइमर, कोहलर और कोफा को गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कुल मिलाकर इस स्लाइड में यही बात हुई है कि जो कोहलर का सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत या फिर कहे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर कहे गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, तो यहाँ पे प्रतिपादक का नाम हमने सिर्फ पढ़ा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगले स्लाइड में जब चलते हैं तो अगले स्लाइड में यहाँ बात करते हैं कि गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है। तो गेस्टाल्ट क्या होता है, एक जर्मनी भाषा का शब्द होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, पूर्ण आकार कहें या फिर इसे क्या कह सकते हैं, समग्राकृति कहते हैं। यानी कि पूरी समस्या को एक साथ देखना, ना कि उसे तोड़ मरोड़ कर देखना। यानी कि
इस सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? तो यह सिद्धांत का अर्थ होता है कि किसी भी बालक को यहाँ पे इस सिद्धांत के नज़रिए से देखा जाए, यानी कि गेस्टाल्टवाद के नज़रिए से अगर देखा जाए, तो कोई बच्चा है, कोई बच्चे को आपने कोई सॉल्यूशन यानी कि कोई समस्या आपने दे दिया है, तो उस समस्या का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बताएं, एक ही हल बताएं, उसे कहते हैं गेस्टाल्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पूरी समस्या को एक साथ देखना, ना कि उसे तोड़ मरोड़ कर। यानी कि जैसे बच्चे से आपने पूछा कि आप स्कूल क्यों लेट आए हो, तो अगर उसके पास अगर गेस्टाल्टवाद के नज़रिए से ना देखा जाए, अगर दूसरे सिद्धांत के नज़रिए से देखा जाए, तो बच्चा क्या बताएगा कि हमने आज टिफ़िन मतलब कि हमारा टिफ़िन पैक नहीं था इसलिए नहीं आया, या फिर मेरा खेलने में देरी हो गई इसलिए मैं स्कूल से नहीं आ पाई, या फिर साइकिल पंचर हो गया, या फिर बस लेट हो गई, या फिर कह सकता है मेरा होमवर्क नहीं पूरा हुआ, या फिर कह सकता है कि मैं नहाया नहीं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन अगर आप गेस्टाल्टवाद के नज़रिए से देखते हैं, अगर इस सिद्धांत के नज़रिए से देखते हो, तो इस सिद्धांत का अर्थ यह होता है कि कोई बच्चा है, उस बच्चे से अगर पूछा जाता है कि आप स्कूल लेट क्यों आए हो, तो उस स्कूल लेट आने का सिर्फ एक ही रीज़न बताए कि हाँ मेरा पास ये दिक्कत थी तो हमने ये लेट की। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि किसी भी बालक के पास एक अगर समस्या दे दी जाए, तो उस समस्या का सिर्फ उसका एक ही सोल्यूशन बताए, एक ही हल बताए, तो उसे कहते हैं गेस्टाल्ट कहते हैं, ना कि तोड़ मरोड़ कर। ठीक है, तो वही बात है, पूरी समस्या को एक साथ देखना, ना कि उसे तोड़ मरोड़ कर देखना। अभी हम आगे इनके सिद्धांत का जो प्रयोग हुआ था उस प्रयोग को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब उस प्रयोग को जो पढ़ लोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि इसमें क्या बातें रखी हुई है। फिर भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वर्दाइमर जी हैं और कोहलर कोप्फा का मत है, यानी कि इनका कहना है कि संपूर्ण उससे थोड़ा भिन्न होता है तो उसके अंशों के मिलाकर बनता है। इस प्रकार सिद्धांत जहाँ लागू होता है उसे कहते हैं गेस्टाल्ट, या फिर कहते हैं समग्र कृति सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पे हम आपको प्रयोग बताते हैं कोहलर का प्रयोग। कोहलर का प्रयोग किस पे हुआ था? तो कोहलर का प्रयोग हुआ था चिंपैंजी पे। कहीं कहीं चिंपांजी भी लिखा रहता है, कहीं कहीं वनमानुष भी लिखा रहता है। तो कोहलर के बाद बहुत सारे वनमानुष होते हैं। उन वनमानुषों में से एक नाम होता है सुल्तान। सुल्तान बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। तो वो क्या करते हैं, यानी कि कोहलर जी क्या करते हैं, उस वनमानुष पे यानी कि उस चिंपांजी पे अपना प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वो प्रयोग करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं। एक तो करते हैं छड़ी के प्रयोग से, और एक करते हैं बॉक्स के प्रयोग से। छड़ी के प्रयोग की जब हम बात करते हैं, तो छड़ी पे जब हम देखते हैं, तो कोहलर जी क्या करते हैं, जो उनके पास चिंपैंजी था, जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, तो उसको क्या करते हैं, यानी कि चिंपैंजी को एक कटघरे में ले जाकर के बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उस कटघरे में दो प्रकार की छड़ी रखते हैं। छड़ी इस प्रकार की रहती है कि उस छड़ी को अगर आपस में सटाया जाए ना, तो वो छड़ी एक मतलब बन जाती थी, इस प्रकार की थी। उसके बाद में जब वहाँ पे छड़ी रख देते हैं, यानी कि कटघरे में छड़ी जाकर के रख देते हैं, तो कुछ दूरी पे, यानी कि कटघरे से बाहर कुछ दूरी पर केला भी रख देते हैं। और केला इस प्रकार से रखते हैं कि अगर चिंपैंजी एक छड़ी से उसको खींचते तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन अगर दो छड़ी से उसको केले को प्राप्त करना चाहते तो आराम से उसके पास आ सकता था। तो यहाँ पे रखने के बाद वो कोहलर देखते हैं कि चिंपैंजी अपना कैसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो चिंपैंजी क्या करता है, बहुत प्रयास करके, क्योंकि जो चिंपैंजी होता है बहुत ज़्यादा भूखा रहता है, भूखा जब हो जाता है तभी उसको ले जाकर पिंजरे में बंद करते हैं, यानी कि यहाँ पे पिंजरे में जाकर के बंद करते हैं। अब भूखा बहुत रहता है तो उसको केले को देख करके क्या हो जाता है, लालच लग जाता है। तो चिंपैंजी जो होता है बहुत प्रयास करता है, यानी कि उछलता है, कूदता है कि मैं कैसे क्या करके, जो केले मेरे पास नहीं है, मेरे पास से थोड़ा दूर है, तो मैं कैसे पालूं। तो वो परिस्थिति, यानी कि जो उसके सामने परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति का अवलोकन करता है। उसके दिमाग में आता है, वैसे भी वो बुद्धिमान होता है, तो वो बुद्धिमान रहता है, तो उसके पास एक दिमाग आता है कि क्यों ना मैं एक छड़ी से केले को प्राप्त कर लूँ, खींच लूँ। तो चिंपैंजी क्या करता है, एक छड़ी से केले को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है, असफल रहता है। एक छड़ी से उस केले को नहीं खींच पाता। फिर उछलता है, कूदता है, बहुत प्रयास करता है, तो अचानक उछलते कूदते अचानक से उसकी जो छड़ी होती है दूसरी छड़ी से जाकर के सट जाती है, यानी कि दो छड़ी मिलकर के एक छड़ी बन जाती है। तब उसके पास फिर अवलोकन करने लगता है, यानी कि परिस्थिति का अवलोकन करने लगता है। तो वो क्या करते हैं, चिंपैंजी जो छड़ा एक हो गया, उस छड़े से केले को खींच करके प्राप्त कर लेते हैं। ये रहा फर्स्ट प्रयोग, यानी कि कोहलर का फर्स्ट प्रयोग हमने बताया। अब जब दूसरे प्रयोग की बात करते हैं, तो दूसरे प्रयोग में क्या आता है, दूसरे प्रयोग में छड़ी नाम का कोई चीज नहीं होता है, इसमें आता है बॉक्स का आता है, यानी कि एक कमरा रहता है। ठीक है, यानी कि एक कमरा रहता है, कमरे में ले जाकर के सुल्तान को बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, जो कमरा होता है, कमरे की छत पे एक हुक लगी होती है, कमरे की छत पे एक हुक लगी होती है, तो उस हुक में ले जाकर के जो केला होता है, वो केले को जाकर के वहीं पे लटका देते हैं। कौन? कोहलर जी। उसके बाद पे फर्श के उधर मतलब अगल बगल में थोड़े थोड़े मतलब छोटे मोटे, छोटा बड़ा ऐसे करके क्या कर देते हैं, बॉक्स रख देते हैं। कौन? कोहलर जी। उसके बाद क्या हो जाता है, तो रखने के बाद क्या होता है, अब भाई कमरा है तो कमरे में कैसे देख पाएंगे कोहलर जी, तो उस मतलब चिंपैंजी क्या कर रहा है, तो उस कार्य को देखने के लिए
एक रोशनदार मतलब बनाए रहते हैं, क्योंकि वो रोशनदार से वो देख सकते हैं कि चिंपैंजी क्या करता है। तो यानी कि हमने यहाँ पे बताया, जब दूसरे प्रयोग में ये बताया कि एक कमरा होता है, उस कमरे में ले जाकर के चिंपैंजी को बंद कर देते हैं। चिंपैंजी को जिस रूम में बंद करते हैं तो उस रूम में ऊपर, छत के ऊपर जो होता है, छत के ऊपर में एक लटकनी रहती है, उस लटकनी में यानी कि हुक लगी होती है, हुक में ले जाकर के केले को टांग देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, चिंपैंजी के इधर यानी कि कमरे में छोटे बड़े या फिर उसके हिसाब से मतलब मजबूत बॉक्स रख देते हैं, कि इतना मजबूत रखते हैं कि मतलब अगर चिंपैंजी खड़ा हो तो टूटे नहीं, या फिर उठा भी ले इतना भारी भी नहीं, मतलब उसके हिसाब से रख देता है कि तर के ऊपर मतलब रख करके वो खड़ा हो जाए, तो बॉक्स रख देते हैं। उसके बाद इस स्थिति का अवलोकन करने के लिए कोहलर जी क्या करते हैं, छोटा सा रोशनदान बना लेते हैं। रोशनदान इसलिए बनाते हैं कि जो चिंपैंजी अपना कार्य करे तो उस कार्य को कोहलर जी अवलोकन कर ले। तो ये सब प्रक्रिया करने के बाद यहाँ पे चिंपैंजी को कर देते हैं। अब चिंपैंजी क्या होता है, भूखा होता है, तो भूखा होने के कारण वो क्या करते हैं, चिंपैंजी जी को जो केला लटका नहीं रहता है उस केले को प्राप्त करना चाहता है, यानी कि उछलता है, कूदता है, लेकिन वो असफल होता है। जो कि जो चिंपैंजी होता है बहुत बुद्धिमान होता है, तो वो अपनी बुद्धि से क्या करता है, जो बॉक्स होता है यानी कि पहले बॉक्स को रख करके उस पर खड़ा होकर के उछलने कूदने लगता है, फिर भी असफल होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर दूसरा रखता है चिंपैंजी, फिर उस पर चढ़ना कोशिश करता है, यानी कि 2-3 बॉक्स रखने के बाद क्या हो जाता है, चिंपैंजी उस केले को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, यानी कि जो भी कभी कभी हमारे माँ बाप बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं ना, तो आप अगले वाले सिद्धांत में यही पढ़ते हो कि जो माँ बाप सिखाते हैं, जो हमारा समाज सिखाता है, हम उस चीज़ को अवलोकन करके सीखते हैं। लेकिन जो हमारे कोहलर का सिद्धांत है, इस कोहलर का जब हम निष्कर्ष आपको बताते हैं इस 2 प्रयोगों में, तो प्रयोग में निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि कभी कभी ऐसा भी सोल्यूशन हो जाता है, कभी कभी ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं कि वो चीज़ें हमारे माँ बाप हमारे पर्सन से सीख के नहीं आते हैं, हम उसको उस परिस्थिति में जा करके हम नया कार्य करते हैं। ठीक है, तो वही होता है सूझ का सिद्धांत, यानी कि एक प्रकार से कहें इनके सिद्धांत का क्या नाम है, सूझ का सिद्धांत। यानी कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम दिमाग से करते हैं, हम किसी की सिखाने में नहीं आकर कर सकते। देखो, जो यहाँ पे छड़ी का प्रयोग हुआ था, जब चिंपैंजी ने छड़ी का प्रयोग किया था तो चिंपैंजी को किसी ने सिखाया नहीं था कि 2 छड़ी जब आप प्रयोग करोगे, 2 छड़ी को छटाओगे तब आप केलों को प्राप्त करोगे। या फिर जब इस बॉक्स की बात करें, या फिर बॉक्स रखे, तो इस पे भी चिंपैंजी को नहीं सिखाया गया था। चिंपैंजी ने क्या किया था, अपने सूझ से, अपने दिमाग से, अपनी स्थिति का अवलोकन करके ही क्या किया था, अपना कार्य किया था। आशा करते हैं आपको यहाँ पे समझ गया हो। यहाँ पे हम थोड़ा आपको निष्कर्ष बता देते हैं कि इस स्टोरी का निष्कर्ष क्या निकल रहा है, यानी कि इस कोहलर के प्रयोग का निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ पे थोड़ा आपको बता देते हैं पढ़ के। यदि मनुष्य किसी समस्या का समाधान करने पर पहली बार भी असफल नहीं होता तो वह पुनः सोचता है, और दूसरी बार भी समस्या का समाधान नहीं मिलने पर वह पुनः सोचता है। इस प्रकार सोचते सोचते समस्या का समाधान कर लेता है। यानी कि बहुत आपके सामने प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को आप कोई जब हल ढूंढना चाहते हो तो बहुत बार असफल हो जाते हो, लेकिन फिर दोबारा सोचते हो कि नहीं, ये कार्य ऐसा हुआ था तो क्या दोबारा ऐसा करूं, पता नहीं सही हो जाए, फिर दोबारा ऐसा कर। यानी कि जब तक वो कार्य आपके लायक है, जब तक वो कार्य आपसे नहीं हो जाता, तब तक आप अलग अलग प्रकार से दिमाग लगाते हो, अलग अलग प्रकार से दिमाग लगाकर किया करते हो, जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी गोल है, वहां तक पहुंच सकते हो। तो कोहलर के सिद्धांत में बहुत अच्छी बात ये हुई है कि कोई भी व्यक्ति होता है तो ये सिद्धांत लागू करके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। यानी कि आपके पास समस्या है, कोई आपके पास दिक्कत है, तो उस दिक्कत को आप एक तरह से नहीं सोचते हो। अगर उस एक तरह से दिक्कत से अगर सोचते भी हो, तो अगर वो असफल रहे हो तो उस जो समस्या आपके पास है, तो दूसरी बार सोचते हो कि हाँ, इस बार अच्छा नहीं हुआ तो दूसरी बार तो अच्छा होगा ही होगा। तो कोई भी व्यक्ति होता है वह दोबारा मतलब पुनः सोचते सोचते उस समस्या का समाधान कर ही लेता है। अब जब दूसरी लाइन की बात करते हैं, किसी प्रकार की समस्या का समाधान एक बार के प्रयास में भी हो सकता है और कई बार के प्रयास में। सही बात है, यानी कि जो चिंपैंजी वाला हमने यहाँ पे स्टोरी बताया, हमने प्रयोग बताया, तो चिंपैंजी ने जब दूसरा छड़ा किया तो यानी कि दूसरी बार प्रयोग किया। पहले वो बहुत बार प्रयोग किया होगा, पहले बहुत बार उछला होगा, कूदा होगा, अपने हाथों को बाहर निकाल के केला प्राप्त किया होगा, बहुत चीखा होगा, चिल्लाया होगा, एक छड़ी से इधर उधर, पहले तो छड़ी को बाहर ही नहीं निकाल पाया होगा, बहुत बार प्रयत्न किया होगा। वैसे भी अगर छड़ी भी सट गई होगी तो एक बार में छड़ी वापस केले के पास नहीं पहुंच गई, बहुत बार वो प्रयोग किया होगा। तो कोई भी अगर आप कार्य करते हो, वो कार्य कठिन है, तो एक बार में वो सक्सेस नहीं मिल सकता है। आप लगातार वो कार्य करते रहते हो, तब वो कहीं आपको हासिल होता है। तो यहाँ सिद्धांत कोहलर का सिद्धांत में निष्कर्ष यही निकल के आता है, अगर आपके पास कोई समस्या है तो उसका समाधान एक बार में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका वो समस्या समाधान एक बार नहीं होता है, जब तक आप उस समस्या को पार नहीं कर पाते हो, तब तक वो आप कोई ना कोई सोल्यूशन यानी कि अलग अलग ढंग से वो करते रहते हो।
आशा करते हैं आपको कोहलर का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। अगली बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं अंतर्दृष्टि से सीखने की विशेषता। देखो हमने आपको बताया था ना कि इनके सिद्धांत का जो नाम है, सिद्धांत का जब आप नाम पढ़ते हो तो बहुत नाम आता है। हमने बताया था कोहलर का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उसके बाद में हमने बताया था गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, समग्राकृति का सिद्धांत। यानी कि आप इनके सिद्धांत का कोई भी नाम लेकर के याद कर सकते हो, चाहे आप सूझ का सिद्धांत कहो, चाहे आप गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत करो, सब एक ही बात है। तो यहाँ पे अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की विशेषताएं की बात करते हैं। तो इस विशेषताओं को बताने से पहले हम यहाँ पे आपको बता देते हैं क्या लिखा है। कोहलर ने अपने प्रयोग वनमानुष पर किया था, जिसके बाद सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। वनमानुष के पास थोड़ा दिमाग होता है और वह सूझ के साथ काम करता है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि कोहलर का प्रयोग मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया का सही व्याख्या करता है। यानी कि देखो बहुत आप देख लो बंदर या देख लो या फिर वनमानुष को देख लो, वो जो मनुष्य कार्य करते हैं ना, वो मनुष्य के कार्य का बहुत ज़्यादा अवलोकन करता है। यानी कि जैसा मनुष्य कार्य करते हैं उसी तरह वो भी करता है। आप जो भी बर्ताव करेंगे तो वो अगर आपके पास है तो बहुत जल्दी से वो जानवर सीख सकते। वहीं पर अगर आप कोई दूसरा पशु रख रहे हो तो उतना जल्दी नहीं सीख पाते जितना बंदर हो गए या फिर चिंपैंजी की यहाँ पे बात हो गई तो वो जल्दी से। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि जो इनका सिद्धांत पे ये निकल रहा है, वहीं पे आपने शास्त्रीय अनुबंधन की आप बात करो, शास्त्रीय अनुबंधन में सिद्धांत में देखा था तो वहां पे बहुत सारे मतलब निकल रहे थे कि वो बालक के विकास में वो सहायता नहीं दे रहा है या फिर अलग सिद्धांत है ना। लेकिन जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो व्याख्या अगर करते हैं तो जो मनुष्य का जो दिमाग होता है कहीं ना कहीं जो वनमानुष का दिमाग होता है बहुत मिलता जुलता है। तो अगर आप कंपेयर करते हो मनुष्य का और वनमानुष की, तो मनुष्य के पास तो और ज़्यादा दिमाग होता है। यानी कि आप यही प्रयोग अगर आप मनुष्य के ऊपर करते तो मनुष्य उससे बेहतर और कर सकता था। लेकिन वहीं पे अगर चिंपैंजी की बात करें तो मनुष्य से थोड़ा कम होता है। लेकिन फिर भी जो चिंपैंजी था कितना अच्छे से, यानी कि छड़े पे छड़ा मिला करके केलों को प्राप्त कर लेता है, बॉक्स को बॉक्स पे रख करके प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे ये सिद्धांत पर यह विशेषता नजर आ रही है कि मनुष्य का जो सीखने का प्रक्रिया होती है और वनमानुष के सीखने की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। अब हम आगे बात करते हैं, जब अगली स्लाइड में बात करते हैं तो कोहलर का सूझ का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी किसी भी वस्तु स्थिति या यौन क्रिया के पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण पर बल देता है। वही बात है, सही बात है कि जो कोहलर का सूझ का सिद्धांत है, जो अपने दिमाग से बंदर कर रहा था, जो अपने दिमाग से चिंपैंजी कर रहा था, तो यह किसी भी जो वस्तु होती है, जो भी स्थिति, जो कार्य होती है, क्रिया होती है, वो प्रत्यक्ष रूप से आपसे दिखाई पड़ती है। देखो वो जो चिंपैंजी था, आप मतलब कोहलर को बाहर से जो खिड़की पे देख रहे थे कि हाँ बॉक्स पे रख रहा है, यानी कि कोई वस्तु सामान उठा रहा है, उस स्थिति का अवलोकन कर रहे थे कि हाँ यहाँ पे ये पर्यावरण बना, यहाँ पे वो इन्वायरमेंट बना है कि वो सोच रहा है चिंपैंजी कि कैसे मैं क्या करूँ, उछलूँ कूदूँ, वह क्रिया कर रहा है। तो यानी कि जो यहाँ पे कोहलर का सिद्धांत आपने पढ़ा, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत पे जो भी लोग आएंगे, यानी कि चिंपैंजी की बात करें तो चिंपैंजी जो कार्य कर रहा था वो दिखाई दे रहा था, उसकी क्रिया दिखाई दे रही थी, उसकी स्थिति दिखाई दे रही थी, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वो चीज़ें आपको दिखाई दे रही थी। यह सिद्धांत समस्या के समाधान पर बल देता है। सही बात है कि अगर समस्या था तभी तो उसने केले को प्राप्त इस प्रकार से किया। अगर उसके पास समस्या नहीं होता, यानी कि केला उसके पिंजड़े में ही दे दिया जाता, तो यहाँ पे कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होता, वो केले को तुरंत पार कर लेता। लेकिन समस्या ये थी कि केला उससे पार था, तो समस्या यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर चलने की बात करता है। ठीक है, यानी कि ये जो सिद्धांत है अंश से लेकर, यानी कि पूर्ण से लेकर के अंश तक पहुंचने की बात करता है। अब आगे बात करें चौथे नंबर की, सूझ का सिद्धांत दिमाग से संबंधित है, ना कि मतलब वैसे, यानी कि कोई कार्य पे संबंधित ना है, बल्कि वो दिमाग से। अगर उसके पास यानी कि दिमाग था चिंपैंजी के पास, तब तो उसने बॉक्स पे ऊपर बॉक्स, छड़े पे छड़े करके अपना दिमाग का जलवा दिखा। अगर उसके पास दिमाग नहीं होता, उसके पास सूझ नहीं होता, यानी कि दिमाग ना होता तो वो अपनी सूझ को वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो वही बात है, सूझ का सिद्धांत दिमाग से संबंधित है। जिसका दिमाग कितना तेज होगा वह उतना जल्दी सूझ का निर्माण करेगा। ठीक है, वहीं पे अगर कोई बुद्धू वाला होता, यानी कि अगर मनुष्य भी होता, मनुष्य के पास दिमाग ही नहीं होता, कोई पागल बैठा देते आप रूम में, तो उस रूम जो चिंपैंजी पे जो प्रयोग किया जाता वही पे पागल कोई आदमी होता, तो पागल पे अगर आप करते हो तो वो अपना कार्य जैसा चिंपैंजी कर रहा था वैसा नहीं करता ना। लेकिन चिंपैंजी के पास दिमाग था, दिमाग होने के बाद ही कोई भी बालक होता है अपनी सूझ का प्रयोग दिखाता है। अब हम आगे बात करते हैं। आज हमने बहुत सारा यहाँ पे टॉपिक पढ़ा। हमने कोहलर के सिद्धांत में हमने देखा कि कोहलर के सिद्धांत में कौन कौन से लोग आते हैं, वर्दीमन आते हैं, कोहलर आते हैं, कोप्फा आते हैं, ये सब नाम हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कोहलर का प्रयोग। कोहलर के प्रयोग में आपसे यही पूछा जाएगा कि कोहलर का प्रयोग किस पे हुआ था, तो छड़ी का प्रयोग करके, उसके अलावा बॉक्स का प्रयोग किए गए। फिर उसके बाद में हमने कोहलर का निष्कर्ष यहाँ पे बताया। उसके अलावा हमने बताया कि जो यहाँ पे हमने सिद्धांत पढ़ा उस सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में बात करा।
बस आपसे यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा ये पूछ लिया जाएगा कि गेस्टाल्ट के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। आज की अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो और आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।